नमस्ते दोस्तों। मुक्तिपथ फेसबुक पेज पर आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम सब पिछले कई महीनों से मुक्तिपथ फेसबुक पेज से अपनी एक श्रृंखला इसलिए राजेश चला रहे हैं जिसके बारे में आप सब परिचित हैं। आप सब जानते हैं कि हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि श्री राजेश जोशी इस समय अपने जीवन के 75 साल पूरा कर रहे हैं। इस अवसर पर हम सब साल भर तक चलने वाला हमारा एक कार्यक्रम इसलिए राजेश श्रृंखला चला रहे हैं। इस श्रृंखला में कल राजेश जी की कविताओं पर इस बार साहित्य अकादमी से सम्मानित कवित्री अनामिका जी ने एक वक्तव्य दिया था कल। आज उस कड़ी में हमारे दौर के बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, आलोचक और विचारक श्री विजय कुमार जी राजेश जी की कविताओं पर वक्तव्य देंगे और वक्तव्य के बाद राजेश जी और विजय जी हमारे समय के दो बहुत ही महत्वपूर्ण कवि, विचारक, चिंतक आपस में बातचीत करेंगे। ये आज के कार्यक्रम इस तरह से आयोजित होगा। दोस्तों, आप सब विजय कुमार जी और राजेश जोशी जी से परिचित हैं। हिंदी में कालीन दौर में विजय कुमार जी और राजेश जोशी जी उन साहित्यकारों में है जिन्होंने अपनी वैचारिक प्रतिबद्धता के साथ अपना रचनाकर जारी रखा हुआ है। इस प्रतिकूल समय में भी, जबकि बहुत सारी चीजें ढह जाने के लिए आकुल और व्याकुल है, विजय कुमार जी और राजेश जोशी जी हमारे समय में एक दीप की तरह, एक मशाल को लेकर के वो आगे आगे चल रहे हैं, जिसमें बहुत सारी हिंदी की, भारतीय जनता की, हिंदी समाज की बहुत सारी पीढ़ी के लोग पीछे पीछे चलते हुए एक संघर्ष का रास्ता तय कर रहे हैं। हमें बेहद खुशी है कि मुक्तिपथ फेसबुक पेज की श्रृंखला ये राजेश में इस बार विजय कुमार जी राजेश जी की कविताओं पर वक्तव्य देंगे, उनसे बातचीत करेंगे। यद्यपि कि हिंदी में विजय कुमार जी से कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जो अछूता होगा, लेकिन फिर भी हमारे वे साथी जो बेहद नए हैं, जो हमारे फेसबुक पेज पर नए जुड़े होंगे, उन सब के लिए मैं बेहद संक्षेप में विजय कुमार जी का एक छोटा सा परिचय पढ़ देना चाहता हूं। दोस्तों, डॉक्टर विजय कुमार 11 नवंबर 1948 को मुंबई में उनका जन्म हुआ और वहीं मुंबई से उन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की और मुंबई विश्वविद्यालय से एमए और फिर बाद में पीएचडी की डिग्री हासिल की। विजय कुमार जी के कविता संकलन अदृश्य हो जाएंगी सूखी पत्तियां 1981 में उनका प्रकाशित हुआ। उसके बाद 1995 में चाहे जिस शक्ल में, 2006 में रात पाली, फिर 2014 में मेरी प्रिय कविताएं शीर्षक से उनका कविता संग्रह प्रकाशित हुआ। इसके अलावा विजय कुमार जी समकालीन हिंदी के दौर में अपने आलोचनात्मक हस्तक्षेप के लिए जाने जाते हैं। उनकी आलोचना की किताबें 1986 में उनकी पहली आलोचना की किताब साठोत्तरी हिंदी कविता की परिवर्तित दिशाएं शीर्षक से आई। उसके बाद 1996 में कविता की संगत और मलयज पर साहित्य अकादमी के लिए मोनोग्राफ 2006 में और 2014 में कविता की पत्ती ठिकाने शीर्षक से उनकी आलोचनात्मक किताबें आई। इसके अलावा उनके दो वैचारिक निबंध हिंदी में खासे चर्चित हैं, जिनमें 2006 में उनका अंधेरे समय में विचार शीर्षक प्रकाशित वैचारिक निबंध है, जिसमें 20वीं शताब्दी में युद्ध के बाद के यूरोपीय विचारकों पर उनका निबंध है। इसके अलावा दुनिया के 18 महत्वपूर्ण कवियों पर एक समीक्षात्मक निबंध की उनकी किताब खिड़की के पास कवि 2012 में प्रकाशित हुई। उनकी कविताओं का अनुवाद अंग्रेजी में, मराठी, बांग्ला, कन्नड़, मलयालम, पंजाबी, गुजराती, उर्दू
और दूसरी भारतीय भाषाओं में उनकी कविताओं का अनुवाद हो चुका है, हो रहा है। विजय कुमार जी ने अपने कुछ संपादन से भी हिंदी में महत्वपूर्ण हस्तक्षेप किया है। इस बात को बहुत खास जोर देकर के मैं कहना चाहता हूँ। 1998 में जब पिछली शताब्दी समाप्त हो रही थी, तो उद्भावना पत्रिका के विशेषांक सदी के अंत में कविता का उन्होंने संपादन किया। इसके अलावा पहल, जो हिंदी की बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है, आप सब की इस बात से, पहल के विशेषांक, कई विशेषांकों का उन्होंने संपादन संयोजन किया है, जिसमें पाकिस्तानी शायर अफजाल अहमद, समकालीन अफ्रीकी साहित्य, जर्मन चिंतक वाल्टर बेंजामिन और फिलिस्तीनी विचारक एडवर्ड सईद पर जो विशेषांक पहल ने निकाले हैं, उसका संयोजन संपादन विजय कुमार जी ने किया। विजय कुमार जी को कविता के लिए 1996 में शमशेर सम्मान, उनकी आलोचना के लिए 1997 में देवी शंकर अवस्थी सम्मान, 2008 में प्रियदर्शनी अकादमी सम्मान और 2012 में महाराष्ट्र हिंदी साहित्य अकादमी का सम्मान उन्हें दिया जा चुका है। वे फिलहाल मुंबई में रहते हैं और वहीं से स्वतंत्र लेखन करते हैं। आज विजय कुमार जी हमारी इस श्रृंखला में, इसलिए राजेश जोशी की कविताओं पर पहले वक्तव्य देंगे, फिर उसके बाद राजेश जोशी की और उनकी, यानी हमारे समय के दो महत्वपूर्ण कवियों की बातचीत होगी। इसलिए अब मैं विजय कुमार जी को उनके वक्तव्य के लिए बहुत ही आदर और सम्मान के साथ आमंत्रित करता हूं। विजय कुमार जी। राजेश जोशी को 75वीं सालगिरह मुबारक, ढेर सारी शुभकामनाएं। वैसे यकीन नहीं होता कि वे 75 के हो गए हैं। मित्रों सावधान, राजेश जोशी खुद को बहुत बड़ा गप्पी कहते हैं। किस्सा कोता नाम का गप्पी का रोजनामचा नाम से उनकी एक अनूठी कृति है। कोई भरोसा नहीं कि राजेश ने खुद ही एक गप उड़ा दी हो, तो उन्होंने आयु के 75 वर्ष पूरे कर लिए हैं। हम सब के लिए तो राजेश तुम 25 साल के युवा ही हो और हमेशा 25 साल के युवा ही रहोगे। साहित्य की दुनिया में किसी के युवा होने, किसी के वरिष्ठ होने के बहुत सारे लेबल अक्सर चिपकाए जाते हैं। क्या वो केवल उम्र का तकाजा होता है, या युवा होने से हमारी मुराद आदमी के भीतर मौजूद किसी रोमानी, अथक, सपनीली, जोशीली, तरोताजा रहने वाली स्पिरिट से है? मैं राजेश पर कोई बात करूं, इससे पहले मैं एक बात बता देना चाहता हूं। राजेश का संग्रह तब तक आया नहीं था। ये 1970 के दशक के अंतिम वर्षों की बात है। सुप्रसिद्ध व्यंग्यकार शरद जोशी बम्बई आ गए थे, भोपाल छोड़कर मुंबई रहने आ गए थे, और जोशी जी से बहुत अच्छी खासी दोस्ती हो गई थी। तो उनसे सड़क पर टहलते हुए भोपाल के किस्से सुनता था, और उसमें कई बार राजेश जोशी का जिक्र आता था। एक बार जब मैं अपने ऑफिस के काम से भोपाल जा रहा था, तो शरद जोशी जी ने कहा कि भोपाल में राजेश जोशी से जरूर मिलना, तुम्हें अच्छा लगेगा। भोपाल में राजेश जोशी से हुई वो पहली मुलाकात मुझे आज किसी प्रतीक कथा की तरह से लगती है। मैं पुराने भोपाल में स्टेट बैंक के उस जोनल ऑफिस में राजेश जोशी से मिलने गया जहां वो काम करते थे। दफ्तर में किसी ने बताया कि वो जो कोने वाली टेबल है, वहां राजेश जोशी बैठते हैं। देखा राजेश जोशी सीट पर नहीं है। उनके टेबल पर एक टाइपराइटर था और उस पर कोई कविता जैसी चीज टाइप हुई पड़ी थी। तो ये महाशय अपनी कविता लिख रहे थे और उस कविता को अधूरी छोड़कर बाहर कहीं चले गए थे, शायद पान खाने, बीड़ी सुलगाने, बीड़ी सिगरेट सुलगाने, या अपने किसी यार दोस्त से मिलने। यानी ये दोहरा अपराध कर रहे थे। एक तो ऑफिस में बैठ के कविता लिखना, और फिर दूसरे उस कविता को भी अधूरा छोड़कर बाहर अपनी मस्ती में निकल जाना। ये अनुशासन या बने बनाए खांचों को तोड़ना उनकी फितरत में था। बहुत बाद में समझ में आया। काफी देर में उनके सामने, टेबल के सामने पड़ी उस कुर्सी पे बैठा उनका इंतजार करता रहा। बार बार उस आधी अधूरी कविता को पढ़ता रहा, फिर अपना माथा पीटा और वापस चला आया।
बाद में राजेश ने मुझे बताया कि वे तो इसी तरह ऑफिस में कई बार ऑफिस से उठ के बाहर निकल जाते हैं। मुझे लगता है ये बाहर निकल जाना महत्वपूर्ण है, हमारे सारे बने बनाए खांचों और रवायतों से बाहर निकल आना। राजेश की बहुत सारी कविताएं अधूरी हैं, वे कविताएं जिनमें कुछ गैप्स और अंतराल कई बार बैठे हुए मिलते हैं। उन खाली जगहों में राजेश की अपनी मस्ती है, रागात्मकता है, घूमना टहलना है, दोस्तों से मिलना है, भोपाल की गलियां हैं, चाय की गुमटियां हैं, गपशप है, सड़कों पे भटकना है, किस्से हैं, बहसें हैं, ठहाके लगाना है, और जीवन की कभी खत्म न होने वाली एक मस्ती है, यानी जिंदगी का कोई बुनियादी रोमान। इन सब चीजों को त्याग कर वो कविता में नहीं आए हैं, कविता के बीचों बीच ये सब उनके यहाँ उपस्थित है। भोपाल में राजेश का घर साहित्यिक बैठकबाजी और मित्रों के मिलने जुलने का ठिकाना रहा है। भोपाल में कोई भी बाहर से आया तो उसे राजेश जोशी से मिलने की बेताबी रही है। पहले 99 MIG कॉलोनी वाला उनका वो घर था, बाद में निराला नगर में राजेश का ठिकाना। दोस्तों यारों की खूब गपशप होती रही है। निराला नगर में पड़ोस के एक मित्र के कमरे को तो राजेश एंड कंपनी ने कॉफी हाउस का नाम दे दिया है। हर सुबह 1 घंटा 2 घंटा इन लोगों की गपशप होती है। जीवन की मस्ती और एक बुनियादी पैशन क्या होता है, इसकी घटना मुझे याद आती है। मैं किसी कार्यक्रम के लिए भोपाल गया था और अगले दिन कार्यक्रम के तुरंत बाद लौट आना था। कार्यक्रम से पहले की संध्या को कभी विनय दुबे ने अपने घर पर बाहर से आए हम 4-5 मित्रों को गपशप के लिए बुलाया था। संयोग से उन दिनों राजेश और विनय दुबे के बीच में 36 का आंकड़ा चल रहा था, दोनों आपस में बातचीत भी नहीं कर रहे थे। लेकिन राजेश को जब ये मालूम पड़ा कि 4-5 दोस्त विनय दुबे के घर पर जमे हुए हैं तो वो अगले दिन कार्यक्रम के बाद वापस भी चले जाने हैं, तो उनसे रहा नहीं गया। वो विनय दुबे के घर अपने सारे लड़ाई झगड़े को एक तरफ रखकर सीधे उनके घर पहुंच गए। सबको पता था कि विनय दुबे से उनका अनबोलापन चल रहा है, लेकिन जब अचानक मित्रों ने देखा कि राजेश वहां विनय दुबे के घर के दरवाजे पे खड़े हैं तो विनय दुबे भी और हम सब ठगे रह गए। और राजेश की मुद्रा देखिए, वो विनय दुबे से कहते हैं मैं तुझसे मिलने थोड़ी आया हूँ, मैं तो अपने दोस्तों से मिलने आया हूँ तेरे घर। और उसके बाद वहां सारा माहौल हा हा हू हू का था, खूब देर तक महफिल जमी। ये राजेश का व्यक्तित्व है जो दोस्तों के बिना रह नहीं सकता। आज के वर्तमान साहित्यिक परिदृश्य में जब हम अपने किसी युवा साथी को ये कहते सुनते हैं कि उसका कोई फला समकालीन फांदेबाज है, अपनी टुइया सी सफलता के लिए जोड़ तोड़ कर रहा है, इसको घटा रहा है, उसको पटा रहा है, अभी कल की आई कोई नवोदित कवित्री साहित्य में चर्चा पाने के लिए जमीन आसमान सब एक कर दे रही है, तो सचमुच बड़ी हंसी आती है। ये एक बड़ी हड़बड़ी की दुनिया है, असुरक्षा, स्पर्धा और शॉर्टकट की दुनिया। हमें अभी चौथाई सदी पहले का वो जमाना याद आता है जब निजी सफलताओं और सिद्धियों से ज्यादा महत्वपूर्ण जीवन की मस्ती थी, दोस्तियां थी। कार्यक्रमों के बाद देर रात तक सड़कों पर निरुद्देश घूमना टहलना या बंद कमरों की गपशप थी। एक दूसरे के लिखे में गहरी जिज्ञासाएं थी, अपने अलावा भी दूसरों का लिखा पढ़ना होता था, दुनिया भर की चीजें पढ़नी होती थी, बहसें करनी थी, असहमतियां, गॉसिप, किस्से, लतीफे, छेड़छाड़, ठहाके, आत्मीयताओं की एक उष्मा थी। 25 वर्ष पहले की वो शाम आज भी मेरे जहन में अटकी हुई है, जब भोपाल में एक कार्यक्रम के बाद भोपाल स्टेशन पर मैं और राजेश जोशी वरिष्ठ कवि नरेश सक्सेना को उनकी ट्रेन के लिए छोड़ने गए थे। नरेश जी की ट्रेन 5-6 घंटे लेट थी। हम शहर में वापस लौटने के बजाय देर रात तक वहीं स्टेशन पर नरेश जी के साथ जम गए। खूब मजेदार गपशप होती रही। सचमुच वो एक अलौकिक समय था, जीवन संजीवनी से भरा हुआ समय। वो आनंद इतना अद्भुत था कि 1995 में जब मेरी आलोचना पुस्तक कविता की संगत प्रकाशन के लिए मैं भेज रहा था तो मैंने वो पुस्तक हिंदी आलोचना के किसी मठाधीश, कला भवन के किसी विराट संसाधन स्वामी मूर्धन्य या लघु पत्रिका के किसी गुरु घंटाल संपादक को समर्पित ना कर उस अद्भुत शाम की याद में ये पुस्तक अपने इन दो प्यारे दोस्तों नरेश सक्सेना
और राजेश जोशी को समर्पित की। भोपाल स्टेशन पर बीती उस शाम की स्मृति मेरे भीतर बस गई थी। और ये साहित्य की दुनिया में मुझे भला क्या दे सकते थे उन चंद सबसे खुशहाल अनमोल लम्हों के सिवा। दोनों मित्र साहित्य की छुटभैया राजनीति पर प्रतिक्रिया में खूब हंसते रहे हैं। दोनों की उस हंसी में सब कुछ छिपा होता है। राजेश की उस हंसी में एक बेफिक्री रही है, और नरेश सक्सेना की हंसी जैसे कि जीवन के सारे गूढ़ भेदों और रहस्यों को पचा जाने के बाद की कोई हंसी है। जिज्ञासाओं, अनौपचारिकताओं, आत्मीयताओं के वे रूप इस सोशल मीडिया के दौर में हमसे विदा ले रहे हैं। तब ऐसा कभी नहीं होता था कि उसने मेरी पुस्तक पे नहीं लिखा तो मैं उसकी पुस्तक पे नहीं लिखूंगा, उसने मेरे फेसबुक पोस्ट पर लाइक का तेल नहीं लगाया तो मैं भला क्यों उसकी पोस्ट पर लाइक लगाऊं। नहीं कुछ ऐसा था कि किसी ने आपकी किताब पे कुछ लिख दिया है तो आप बस अमर हो चुके हैं, बस अब उसका ढोल पीटे जा रहे हैं। आश्चर्य होता है कि सोशल मीडिया के इस दौर ने हमें किस कदर आत्मकेंद्रित और ड्रामेबाज बना छोड़ा है। राजेश ने तो बहुत दिनों तक अपना फेसबुक पेज भी नहीं बनाया था। नरेश सक्सेना आज भी फेसबुक पर गाहे बगाहे दिखाई देते हैं। एक पीढ़ी के समवयस्कों के बीच की ये बेतकल्लुफी, ये सहोदराना भाव आज याद आता है। हमारी बातचीत में मार्क्स और लेनिन थे, लोरका और पाब्लो नेरूदा थे, सुरैया और तलत महमूद थे। वो जमाना याद आता है जब किसी कार्यक्रम के बाद, डिनर के बाद हम लोग अनेक मित्र किसी छोटे कस्बे में चांदनी रातों में हम लोग शहर के उस सुनसान सड़कों पर निकले। राजेश ने भोपाल के उस पुराने शायर ताज भोपाली के कुछ मजेदार किस्से सुनाए। मंगलेश ने कोई गाना गाया। विष्णु नागर और विनय दुबे में छोटी छोटी बातों में गजब का सेंस ऑफ ह्यूमर था। नरेंद्र जैन और वीरेन डंगवाल के बीच कोई छेड़छाड़ होती रहती थी। और देर रात एक सुनसान सड़क पर टहलते हुए जब मंगलेश डबराल उस्ताद आमिर खान के राग अहीर भैरव को सुनाना बंद नहीं करते थे, तो हार कर वीरेन डंगवाल अचानक शोले के गब्बर सिंह और मुगले आजम के सलीम या अनारकली के डायलॉग सुनाने लगते थे। वो सबको एक दूसरी भावभूमि पर ले आते। ये याद आता है कि 25-30 साल पहले होटल के एक कमरे में वो रात डिनर के बाद मैं, राजेश, वीरेन डंगवाल, अरुण कमल को खूब छेड़ रहे थे। कि हम लोग छेड़ क्या रहे थे, हम लोग कह रहे थे, मजा ले रहे थे कि अरुण कमल की कविता का वायुयान सारे समय यथार्थ के रनवे पे ही दौड़ता रह जाता है, वो कल्पना के आकाश की ओर कभी उठता ही नहीं। अरुण सुनते रहे। फिर जब उन्होंने कुछ बोलना शुरू किया तो उनकी जुबान पे जैसे कि सरस्वती आ बैठी। कविता में यथार्थ और कल्पना के रिश्तों पर वो बहुत देर बहुत उम्दा गपशप करते रहे, और हम लोग मस्ती छोड़कर मंत्रमुग्ध उनको सुनते रहे। ये थी समवयस्कों के बीच की 80 के दशक की मूल स्पिरिट। मैं राजेश की रचनाओं पर कुछ सोचता हूँ तो मैं ये देखना चाहूंगा कि परिवर्तन के वो कौन से चिन्ह थे, वो मुकाम थे जो एक दौर में उभर कर आ रहे थे। बाज वक्त 80 का दशक या 90 का दशक या 70 का दशक जैसे विभाजन भी गैर जरूरी लगने लगते हैं। शायद मूल बात समय की स्पिरिट को रखने की होती है, आत्म स्थापनाओं की नहीं। इस संदर्भ में लॉन्ग 90s की वे सारी बहसें आज निहायत हास्यास्पद लगती हैं। बद्री नारायण का वो लॉन्ग 90s कहाँ से आया और कहाँ को चला गया, किस कोने में जाके ढेर हो गया, आज कोई बात नहीं करता। 80 के दशक में जिस कविता की वापसी की बात कही जा रही थी, उसमें राजेश भी एक कविता लिख रहे थे, चंद्रकांत देवताले भी एक कविता लिख रहे थे, भगवत रावत भी लिख रहे थे, और विनोद कुमार शुक्ल भी लिख रहे थे। रघुवीर सहाय आत्महत्या के विरुद्ध की कविताओं के बाद हंसो हंसो जल्दी हंसो की कविताओं में सार्वजनिक स्पेस में क्रूरताओं और हिंसा के संदर्भों को लोकेट कर रहे थे, और फिर लोग भूल गए कि संग्रह की कविताएं आती हैं। श्रीकांत वर्मा माया दर्पण और दिनारंभ की दुनिया से निकलकर मगध की कविताओं में आ गए थे। कुंवर नारायण मिथकों की दुनिया से बाहर आकर कोई दूसरा नहीं में बहुत डायरेक्ट किस्म की कविताएं लिख रहे थे। चंद्रकांत देवताले कविता के मुहावरे से बाहर निकल आए थे और भूखंड तप रहा है जैसी कविताएं लिख रहे थे। नक्सलबाड़ी के दौर में गोली दागो पोस्टर लिखने वाला कवि आलोक धनवा 80 के दशक में कपड़े के जूते जैसी कविताएं लिख रहा था। एक कंप्लीट सिनेरियो बनता था। ये एक नया समय था, इमरजेंसी के बाद का समय। समाज की प्रगतिशील शक्तियों का नेतृत्व करने वाले मध्य वर्ग और समाज के उत्पीड़ित
वर्ग के बीच बढ़ते हुए फासले, ग्रासरूट की एक नई समझ, राजनीतिक परिदृश्य का खोखलापन और फार्मूलेबाजी, सांप्रदायिक शक्तियों का उभार, राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर उठ रहे आंदोलन, यथार्थ का सरलीकरण करने वाली सोच, ये सब था हमारी बातों में। इस बदलते परिवेश में कई पीढ़ियों के कवि दैनंदिन जीवन के बहुत सारे अमूर्त किस्म के अंतर्विरोधों को उजागर करते हुए 80 के दशक की शक्ल बना रहे थे। बहुत सारी बहसें थी। एक कविता पूर्वग्रह पत्रिका में प्रकाशित हो रही थी तो एक कविता की वापसी पहल अंक 13 में हुई थी। तमाम छोटी छोटी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं निकल रही थी। विनोद दास ने बिना किसी शोर शराबे के अपनी पत्रिका अंतर्दृष्टि के कुछ यादगार अंक निकाले थे। पिपरिया मध्य प्रदेश से बंशी माहेश्वरी विश्व कविता अनुवाद श्रृंखला के मार्फत समूची विश्व कविता के परिदृश्य को हमारे सामने उपस्थित कर दे रहे थे। मोहन थपलियाल, नीलाप, सोमदत्त, विष्णु खरे, गिरधर राठी के वे बहुत सारे सुंदर अनुवाद आज हमारी स्मृति में आए। 1982 में पूर्वग्रह अंक 49-50 में छपा रचना और आलोचना के संबंधों पर मनमोहन का वो महत्वपूर्ण लेख 40 बरस बाद आज भी मुझे याद है। मलेच का वो निबंध तीसरे अज्ञे की तलाश एक युगांत को दर्शाता था। कविता की जरूरत को लेकर चंद्रकांत देवताले, राजेश जोशी, विष्णु नागर और सोमदत्त के उन दोनों के वे महत्वपूर्ण और विचारोत्तेजक वक्तव्य, जगह जगह प्रगतिशील लेखक संघ और जनवादी लेखक संघ के शिविर आयोजित हो रहे थे और बातचीत के लिए एक नया माहौल उभर रहा था। ये सोचा और समझा जा रहा था कि भारतीय समाज में जनतांत्रिक चेतना मात्र राजनीतिक पार्टियों और चुनावों के जंगल से बाहर निकलकर समाज के मूल ढांचे की उन भीतरी परतों की ओर जा रही है जो 80 के दशक के पहले पॉलिटी की पकड़ के बाहर थी। पास पड़ोस, घर परिवार, सड़क, गली मोहल्ले, दैनिक औसत जीवन, साधारण आदमी के जीवन के छोटे बड़े नामालूम किस्म के सुख दुख, उसकी जिजीविषाएं, बहुत मामूली और औसत प्रतीत होने वाले दैनिक अनुभव, वर्चस्व की एक राजनीति के विविध रूप, पहाड़ों और जंगलों के उजड़ने की बातें, शोषित और वंचित के जीवन संदर्भों की बातें, कितना कुछ था उन अनौपचारिक चर्चाओं में। राजेश जोशी के साथ गपशप में उन दिनों समय के कुछ बनते हुए नए सिंबल्स की चर्चा मुझे आज भी याद है। राजेश जोशी पोस्ट इमरजेंसी के समय में गति, हिंसा और नए मध्य वर्ग की एक नई उपभोग मूलक जीवन शैली को, मारुति कार के आगमन, सैम पित्रोदा, टेक्नोलॉजी के उदय, कलर टेलीविजन के आगमन, संस्कृति के कार्यक्रमों के चारों ओर विज्ञापनों की दुनिया, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड के प्रचलन, शॉपिंग मॉल के उदय और मल्टी स्क्रीन थिएटर के स्टॉल पर एक पेप्सी और एक पॉपकॉर्न के पैकेट की 150 रुपए की कीमत से जोड़कर अपनी बहुत सारी बातों को कह रहे थे। चारों ओर एक नया उभरता हुआ उपभोग मूलक, आत्म केंद्रित, विस्मृति से भरा हुआ शिकंजा, ये सब बहुत नए तरीके से राजेश की उन कविताओं में उभरता है। मध्य वर्ग की जीवन स्थितियों में रहना और साथ ही उसके सीमांत पर खड़े रहने की एक नई द्वंद्वात्मकता, जो नई स्थितियां उभर रही थी उनमें धूमिल या वेणुगोपाल की कविता विदा ले रही थी, एक नई तरह की कविता आ रही थी। राजेश की बहुत सारी कविताओं में बहुत सारे नए संदर्भ बहुत तरह से आए हैं, कविता के अनुभव के कुछ एकदम नए रूप। मैंने शुरू में खांचे से बाहर आने की बात कही थी। अद्भुत है राजेश की एक कविता की ये पंक्तियां, सुनिए। हम हमेशा ही घर लौटने के रास्ते भूल जाते थे, घर के एकदम पास पहुंचकर मुड़ जाते थे किसी अपरिचित गली में। अकेले होने से हमें डर लगता था और लोगों के बीच अचानक ही हम अकेले हो जाते थे और अर्जियों के साथ हमारा जो जीवन चरित्र नत्थी था उसमें हमारे अनुभवों के लिए कोई जगह नहीं थी। उसमें चाय की दुकानों और सिगरेट की गुमटियों के हमारे उधार खातों का जिक्र नहीं था। उसमें हमारे रज्जकों और आवारगी का कोई किस्सा नहीं था। कई पेड़ों, खंडहरों, चट्टानों पर लिखाए थे हम अपने नाम। प्रेमिकाओं को हम अक्सर जीवन से जाते हुए देखते थे। हमारी खाली जेबों हम खाली जेबों में डाले रहते थे अपने खाली हाथ, एक खालीपन को दूसरे खालीपन से भरते हुए। घर के रास्ते, रात, रज्जके, नौकरी की अर्जियां, उधार खाते, जीवन से बाहर निकल जाती हुई प्रेमिकाएं, खाली जेब,
ये एक कविता 80 के दशक की युवा मानस की प्रतिनिधि कविता बन जाती है। ये एलियनेशन, ये कई तरह का एक नया अनुभव वितान रचता है। शक्ति संरचनाओं के बीच कुछ खो देने, कुछ छूट जाने की पेचीदा स्थितियां, और फिर भी जीवन की कोई मूलभूत रोमानियत, कोई रोमांटिसिज्म। राजेश इसके अनुकूल एक नई भाषा को अपनी कविता में खोजते दिखाई देते हैं। राजेश मूलतः, मैं ये कहूंगा, ये बात मुझे बहुत महत्वपूर्ण लगती है कि राजेश मूलतः आउटडोर के कवि हैं। एक बहुत बड़ा आउटडोर उनकी कविताओं में उभरा है। वो कविता में इस आउटडोर को लगभग एक मिथक में तब्दील कर देने की सलाहियत रखते हैं। राजेश की बहुत सारी कविताओं को पढ़ता हूँ। बाजार, पूंजी, टेक्नोलॉजी की इस दुनिया में कवि एक नई तरह के द्वंद्वात्मक अनुभव को एक ही समय में, इस पूंजी की मायावी शक्ति संरचना, उसका वो हिस्सा भी है और साथ ही कवि उससे बाहर भी खड़ा है। न वो सभ्यता की इस विकास यात्रा में अलग थलग रह सकता है, न उसका अंध समर्थन कर सकता है। वहां हीरोइक्स नहीं है। वहां इस घेराबंदी की कुछ बातों को जिन नए कोणों से राजेश ने उठाया है, वो एक नया अनुभव वृतांत बन जाता है। यांत्रिक प्रक्रियाओं, विधियों, सूचनाओं, तकनीकी को सनसनी, गति और तदर्थवाद से, एडॉकिज्म से जोड़ते हुए समय को देखने का कविता के भीतर बनता हुआ एक अनुभव रूप। एक ऐसी कविता है उनकी, अद्भुत कविता है, रात किसी का घर नहीं। मैं समझता हूँ कि ये राजेश की बहुत सारी कविताओं को कहा जा सकता है, कोट किया जा सकता है, लेकिन एक ये कविता समूचे 80 के दशक में आए हुए बदलाव को, आयु के मनोविज्ञान को और एक एलिनेशन की प्रक्रिया को जितनी खूबसूरती से व्यक्त करती है, मैं समझता हूं कि हम 50 कविताएं दूसरी उठा लें, ऐसी कविता शायद ही कोई आपको दिखाई दे। कविता सुनिए। रात गए सड़कों पर अक्सर एक ना एक आदमी ऐसा जरूर मिल जाता है जो अपने घर का रास्ता भूल गया होता है। कभी कोई ऐसा भी होता है जो घर का रास्ता तो जानता है पर अपने घर जाना नहीं चाहता। एक बूढ़ा मुझे अक्सर रास्ते में मिल जाता है, कहता है उसके लड़कों ने उसे घर से निकाल दिया है, कि पिछले 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया है। लड़कों के बारे में बताते हुए वो अक्सर रुआंसा हो जाता है। वो अपनी फटी हुई कमीज को उघाड़ कर मार के निशान दिखाने लगता है। वो कहता है उसने तो बचपन में भी अपने बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाया, लेकिन उसके बच्चे उसे हर दिन पीटते हैं। सब ठीक हो जाएगा, बुदबुदाते हुए वो आगे चल देता है। मैं उस बूढ़े से पूछना चाहता हूं पर पूछ नहीं पाता, जिस तरफ वो जा रहा है क्या वो उसका घर है? मित्रों, आप मुझे बताइए कि ये मार्मिकता, इस पूरे दृश्य की मार्मिकता क्या कविता के पूरे परिदृश्य में इससे पहले उभरी थी? मैं कविता के एक अवसन्न माहौल को इस कविता में घटित होते देखता हूँ। हमारे समकालीन बोध की एक नई तरह की ये परिघटना है। हिंसा के दृश्य रोज घट रहे हैं। एक मूक दर्शक की तरह सारा परिवेश और कविता जैसे उस पूरे वातावरण को रच रही है। घर से अपने बेटों द्वारा मारपीट कर निकाल दिए जाने की उस बूढ़े की तिलमिलाहट है और कल की कोई अनिश्चितता भी है। सहानुभूति जताने वालों को वो नम आंखों से देखता है और इस नमी के बाहर एक खामोशी है और जीने की एक लाचारी है। ये एक जटिल दृश्य है। सड़क पर कवि द्वारा देखा गया एक नई तरह का नजारा। इस कवि की वीरान रात में यह आवारा भटकन 55-60 साल पहले की अकेली रात में उस रोमांटिक शायर मजाज की उदास और तनहा भटकन से आज कितनी दूर आ चुकी है। जब मजाज साहब शहर की रात में नाशादो नाकामा फिरते हुए गैर की बस्ती में अपने गमे दिल, वहशते दिल का हाल बयान करते थे, जिसे प्रगतिशील गुमानी दौर में हमने लंबे समय तक एक क्लासिक उदासी का दर्जा दिया था। राजेश की कविताओं में एक नई तरह की रात है, जिसमें शायर का अकेलापन, रूमानियत, कचोट, निर्वासन तो है, पर सरे रहा उसे तमाम अकेले पढ़ते हुए लाचार और निष्कासित लोग भी दिखाई दे रहे हैं। अब बात एक अकेले की नहीं, हजारों लाखों लोगों की भटकन की बात है। राजेश लिखते हैं, रात किसी का घर नहीं होती, किसी के घर के लिए किसी के घर के लिए, किसी के घर से निकाल दिए बूढ़े के लिए, मेरे जैसे आवारा के लिए रात किसी का घर नहीं होती।
वर्चस्ववादी शक्तियों का एक विराट प्रचार तंत्र, उसका नेटवर्क, प्रतिरोध के यहाँ वहां बिखरे हुए स्वरों को कुचल देने का वो भयावह दमन चक्र, टुच्ची राजनीति, भ्रष्टाचार, जाति, धर्म, भाषा, स्थानिकता के संकीर्ण दायरों में कैद होती हुई जनचेतना, पुनरुत्थानवाद, सांप्रदायिक कट्टरता, मॉब लिंचिंग, माफिया, आतंकी गतिविधियों से घिरा हुआ दैनंदिन जीवन, विस्मृति, सनसनी, मनोरंजन, उपभोक्तावाद, संवेदनहीनता और एलिनेशन की एक अभूतपूर्व घेराबंदी में कैद चेतना के ये धरातल, ये सब जैसे बाहर खड़े एक कवि की कविता में जगह बनाते हैं, कविता को किसी शोक गीत में बदल देते हैं। उन कविताओं को मित्रों, उन कविताओं को खोजने में हमारी हमेशा रुचि होती है जिनकी कोई एक पंक्ति पूरे समय का एक सत्य बन जाती है। जर्मन भाषा का वो बहुचर्चित शब्द है जिटगेइस्ट, अर्थात स्पिरिट ऑफ द एज। जब कोई एक चीज पूरे युग का सत्य खोलने लगती है, राजेश की बहुचर्चित कविता है मारे जाएंगे, पूरे युग के सत्य का प्रतिनिधित्व कुछ पंक्तियों में ये कविता कर देती है। जब कहा जाता है कि जो इस पागलपन में शामिल नहीं होंगे धकेल दिए जाएंगे कला की दुनिया के बाहर, जो चारण नहीं है, गुण नहीं गाएंगे, मारे जाएंगे, धर्म की ध्वजा उठाए जो नहीं जाएंगे जुलूस में, गोलियां भून देंगी उन्हें, काफिर करार दिए जाएंगे। सबसे बड़ा अपराध है इस समय निहत्थे और निरपराध होना, जो अपराधी नहीं है मार दिए जाएंगे। राजेश की यह कविता 1994 के उनके संग्रह नेपथ्य में हंसी में संकलित है, यानी 1990 के आसपास ये कविता लिखी गई होगी। देखते ही देखते ये समय कितना भयानक होता चला गया। पानसारे, कुलबर्गी, दाभोलकर, गौरी लंकेश की हत्याओं का हमारा ये समय, आज का समय, सुधा भारद्वाज और गौतम नवलखा और उन जैसे तमाम लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिए जाने वाला ये झूठ, मनगढ़ंत आरोपों और निरंकुश सत्ता के दमन चक्र का समय बन गया है। आज ये कविता पहले के किसी भी दौर से ज्यादा प्रासंगिक है। शुरुआत में राजेश ने एक दिन बोलेंगे पेड़ की कविताओं में एक नई ढंग की रोमानियत को दर्ज किया था। वहां लेबर कॉलोनी के बच्चे थे जो उन्हें चाबियों के गुच्छे की तरह लगते थे। वे लेबर कॉलोनियां उजड़ गईं। बिजली सुधारने वाले जो मजदूर थे वे तब तक बेरोजगार नहीं हुए थे। धीरे धीरे समय बदलता गया। उस पुराने प्रगतिशील रोमान का ढंग भी उनकी कविताओं में बदलता गया। राजेश का 40 वर्ष का जब मैं काम देखता हूं तो एक आश्चर्यजनक विविधता मुझे दिखाई देती है। मुझे लगता है कि उर्दू वाली रोमानियत और आवारगी, बहुपर्ती सच को उघाड़ने का हुनर, ये नैसर्गिक गुण अपने समवयस्कों में सिर्फ राजेश के यहाँ है। बल्कि अतिशयोक्ति नहीं होगी ये कहना कि समूचे आधुनिक गद्य में राजेश जैसा गद्य आपको बहुत मुश्किल से कहीं दिखाई देगा। एक शहर की सड़कें, पुराना गुमनाम हो जाता शहर, उसके पुराने विस्मृत किस्से, उनमें जीने के तौर तरीके, मान्यताएं, लोक विश्वास, प्रथाएं, बस्तियां, मोहल्ले, दुकान, मस्जिद, पटरियां, बाजार, मनुष्य संबंध, रेलवे प्लेटफॉर्म, चाय की गुमटियां, सिगरेट के कष्ट, कोई नौजवान अकेला चांद और उसकी वर्तनी, घटित होते हुए तमाम परिवर्तन, घेरता हुआ कोई वर्तमान, उसकी मूर्त और अमूर्त शक्लें, सत्ता के तमाम रूपक, शहर की स्थानीय राजनीति, धार्मिक उत्सव, दंगे फसाद, मंडराती हुई मुसीबतें, कुछ अनाम किस्म के भय, अफवाहें, कुछ कौतूहल, कुछ रहस्य, कुछ सार्वजनिक अवचेतन के रूप, तारों से भरे रात के आकाश की कुछ स्मृतियां, दुकान और सड़क के किनारे की पटरियां, कुएं, झील, तालाब, पेड़, पहाड़ियां, किलों के वैशिष्ट में समाया हुआ एक खोया हुआ समय, जैसे कि समूचे परिवेश का एक लैंडस्केप राजेश की कविताओं में भी छुटपुट रूप से उभर रहा है, उनके गद्य में भी उभर रहा है। इनके गद्य की जो किताब आई है गप्पी का रोज नाम अर्थात किस्सा कोता, जब मैं उसको पढ़ता हूँ तो मैं चकित हो जाता हूँ। इतना सघन गद्य, इतना रोमानी गद्य, इतनी बहुपर्ती सच्चाइयां, इतने बुनने के कौशल, इतनी तमाम तरह की सघनताएं मुझे कहीं और दिखाई नहीं देती।
ये मैं बिल्कुल अतिशयोक्ति नहीं कर रहा। इनमें जिए जा रहे मनुष्य संबंध है, ऊष्मा है, राग है, सुख दुख है, दुख के नरेशन है, किसी ठहरी हुई जीवन लीला का व्रत है, मनुष्य व्यवहारों के पैटर्न है, एक पुराने समय का जादुई बखान है, वर्तमान में जो घुल मिल गया है, अचानक मुड़ जाती हुई कोई गली है, तमाम अनाम कोठरियों में जिया जाता कोई जीवन है, लोक कथाएं, सत्ता के रूपक, जगहों और स्मृतियों के छोटे छोटे सिंबल, इनमें स्कूल, बस स्टैंड, पुलिस थाने, सिनेमा घर, पोस्ट ऑफिस, सकरी गलियां, मोहल्ले, घर की छतें, दादियां और नानियां, एक पुराने मकान के स्थापत्य से जुड़े हुए मनोविज्ञान। राजेश जैसे कि एक महागाथा लिख रहे हो, टुकड़ों टुकड़ों में बटी हुई एक महागाथा, एक गहरी और जादुई स्थानिकता, किस्सा कोताह जैसे गद्य की समृद्धि और सघनता उनके समवयस्कों में किसी के पास नहीं। कविता में उन्हीं जैसा रोमान, यथार्थ और कल्पना का मुठभेड़ वाला वो रेटोरिक किसी के यहाँ नहीं। ये नरेशन राजेश का सबसे बड़ा अस्त्र है, कविता में भी और गद्य में भी। इस नरेटिव की परतें हैं, इस नरेटिव में कोई ऐसी गतिशीलता और आवेग है, कोई ऐसा फैक्चुअल से गुजरते हुए चीजों के बाहर खड़े होने की अपनी कोई जगह है, उसकी तलाश है, यथातथ्यता में तोड़फोड़ है। इन सब चीजों को बहुत नए नए तरीकों से हमें अपनी आलोचना में देखना होगा, बहुत नई प्रविधियों के साथ उस गद्य और उस कविता में प्रवेश करना होगा, तब उस कविता के मूल को, उसके मर्म को समझ सकेंगे। वो घटित को रचते हैं और किसी अनपेक्षित को उघाड़ते हैं, भयावह त्रासद के बीच किसी सार्वजनिक एब्सर्ड कॉमेडी को ले आते हैं, किसी कलेक्टिव अनकॉन्शियस को पकड़ने में अपनी रुचि दर्शाते हैं। वहां बहुत सारी बिखरी हुई सच्चाइयों के बीच कोई अंतरलय को रचते हैं। वे कला की सबसे दिलचस्प बहस को अपने लेखन में उघाड़ते हैं, अर्थात ऑब्जेक्टिव को खोजती हुई कोई सब्जेक्टिविटी। जनवाद की सारी फार्मूला समझ यहाँ बहुत बाहरी हो जाती है। राजेश भटकते हैं और यह आवारगी मुझे आकर्षित करती है। राजेश की यही बात है जिसका मैं इतने विस्तार से उल्लेख करना चाहता हूँ, उल्लेख करने का मन होता है, जिसकी ओर सबसे पहले ध्यान शरद जोशी ने अपनी उस सड़क पर बातचीत में बताया था कि तुम भोपाल जा रहे हो राजेश से मिलना। कितनी अर्ली एज में शरद जोशी ने राजेश के स्वभाव और उसके काम को हम लोगों के सामने रख दिया था। कोई चीज है जो राजेश के टेम्परामेंट को युवा बनाती है। हिंदी उर्दू की जिस मिली जुली जमीन पर राजेश की चेतना विकसित हुई है, उसकी कई बातें हमारा ध्यान खींचती है। जीवन और अनुभवों की एक दुर्लभ रूमानियत जिस पर अकारण बौद्धिकता का बोझ नहीं है, स्मृति, गहरी इंद्रिकता, स्थानिकता, किस्सा गोई, छोटी बड़ी घटनाओं और दृश्यों को आपस में बुनने का कौशल, संबंधों का ताना बाना, यारी दोस्तियां, वर्तमान से अतीत में आवाजाही, उपस्थित में अनुपस्थित का संदर्भ, एक बेपरवाही, मस्ती और सहजता, इसमें कुल जमा जीवन की लांघी जाती हुई चौहद्दियां हैं। स्वप्न और हकीकत, भीतर और बाहर, व्यतीत और वर्तमान, भीड़ और एकांत, समय की मार से बदल जाते दृश्य के पार चले जाने की कोई उत्कंठा, कोई भय, आशंकाएं, स्वप्न, कोई उम्मीद, धीरज के साथ रमे रहने का कोई सुख, ये सब उनके यहाँ छिपा हुआ है। स्मृति की ये जो अखंडता को राजेश रचते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण लगती है। ये सब लिखते हुए राजेश सच और गप के फर्क को मिटा देते हैं। वे अपना एक ऑल्टर ईगो रचते हैं, यानी अपना ही एक दूसरा वजूद। वे लिखते हैं, बहुत खूबसूरत बात उन्होंने कही है कि जीवन में कई बार हम किसी दूसरे की नहीं अपनी ही प्रॉक्सी कर रहे होते हैं। देखने के तरीके में गहरी सब्जेक्टिविटी और वस्तुपरकता का ये द्वंद्व राजेश के लेखन को बहुत महत्वपूर्ण बना देता है। राजेश ने उपभोग मूलक वर्तमान में रोमान के उस पुराने अर्थ को एक समकालीनता दी है, एक नई संभाव्यता को पैदा किया है। मैं मित्रों राजेश पर बहुत सारी बातें कर सकता हूँ एक लंबे निबंध के रूप में। मैं ये देखता हूँ कि जैसे मैं पढ़ता हूँ उनका गद्य, तो भोपाल की स्थानिकता को जिस तरह से उन्होंने रचा है, चौक, गिन्नौरी, लखेरापुरा, सर्राफा, बुधवारा, हमीदिया हायर सेकेंडरी, छोटा तालाब, बड़ी झील, जहांगीरा, मोती मस्जिद, शिबू चाचा का अग्रवाल पूरी भंडार, बड़ा तालाब, शिव मंदिर, सब्जी मंडी, फूल बाजार, अलवी प्रेस, मोचीपुरा, हवा महल, बिरजेसिया मिडिल स्कूल। यानी आप ये देखिए कि ये जो स्थानिकता है, इस ग्लोबल समय में जिस स्थानिकता को राजेश रच रहे हैं, वो अपने आप में प्रतिरोध का एक संसार बन जाता है।
आज इस बात का बड़ा अफसोस होता है कई बार कि हमारे कवि एक यूनिवर्सल अनुभव को लिखते हैं, उस अनुभव में स्थानिकता के तत्व लगभग नहीं है, ऐसा लगता ही नहीं है कि वो किसी खास जमीन से उठे हुए अनुभव है। मैं जब युवा पीढ़ी की बात करता हूँ तो अग्निशेखर की जवाहर टनल या अनूप सेठी की हिमाचल की कुछ कविताओं को जब मैं पढ़ता हूँ, या मैं कुछ और दूसरे ऐसे कवियों को देखता हूँ, मैं नीलेश रघुवंशी की कविता की स्थानिकता को देखता हूँ, तो मुझे समझ में आता है कि ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है जो 80 के दशक से वो गहरी स्थानिकता जो बात के युवा पीढ़ी को मिली है उसे निभाना चाहिए, उसे और आगे बढ़ाना चाहिए। हमारी छोटी छोटी स्थानिकताओं के जो जादू है वही एक यूनिवर्सल, एक कॉमन प्लेस, एक बहुत ही सामान्य किस्म के अनुभव संसार के खिलाफ एक बगावत, एक प्रतिरोध की दुनिया को खड़ा करते हैं। ये स्थानिकता बहुत महत्वपूर्ण है।